वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन। पिछले टॉपिक में या पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था दैट वाज एस्फिक्सिया, उसके डिफरेंट टाइप्स, उनका क्लासिफिकेशन और उनके एग्जांपल्स। उसमें जो नेम्ड एस्फिक्सियास थे वो क्वेश्चंस में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आपके नीट पीजी या नेक्स्ट पीजी अब जो होने वाला है। हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन, देखो ये जो टॉपिक है बेसिकली टेक्स्ट फॉर्म में समझाया जाता है, बट क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जो है, चाहे आपका नेक्स्ट एग्जाम हो, चाहे आपका ऑस्पी हो, चाहे ऑस्की हो, या फिर आपके नीट पीजी के क्वेश्चंस हो, वो सब कंपैरेटिव फॉर्म्स में पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? कंपैरेटिव फॉर्म में जितने भी डिफरेंसेस थे और जितने भी सिमिलर आइटम्स थे वो मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिए हैं। तो हम डिफरेंस बाय डिफरेंस इस टॉपिक को लेके चलेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हैंगिंग क्या होती है? एस्फिक्सिया की ऐसी फॉर्म विच इज कॉज्ड बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयर पैसेज बाय सस्पेंशन ऑफ बॉडी बाय ए लाइगेचर। इसमें कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स क्या होती है? वेट ऑफ द बॉडी। इंसान को ऊपर लटका देंगे और वेट ऑफ द बॉडी उसको नीचे खींचेगा, उससे हो जाएगी उसकी हैंगिंग। स्ट्रैंगुलेशन में डिफरेंस कहाँ आता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयर पैसेज तो है ही सही, बट यहाँ पे लाइगेचर भी हो सकता है या फिर कोई और मोड भी हो सकता है, जैसे हाथ से भी गला दबाया जा सकता है। और फोर्स जो होती है इसमें कोई भी अदर फोर्स होती है एक्सेप्ट फॉर द सस्पेंशन ऑफ द बॉडी। तो हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में डिफरेंस हो गया। कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स यहाँ पे क्या था? वेट ऑफ द बॉडी जो नीचे पुल कर रहा था अगेंस्ट द लाइगेचर। कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स यहाँ पे कौन सा है? एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि रेस्पिरेटरी पैसेज को या फिर एयर पैसेज को कंप्रेस कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं नियर हैंगिंग पे। नियर हैंगिंग यहाँ पे एक डिफरेंशियल टर्म है। हैंगिंग तो हम बोलते हैं इस केस में, नियर हैंगिंग कब बोलते हैं? जब वो हैंगिंग कर ले, इंसान खुद को लटका ले, लेकिन उसके बाद में वो इतना सर्वाइव कर जाए कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। दिस इज कॉल्ड एज नियर हैंगिंग। तो लेके चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंसेस में नेक्स्ट पार्ट अपना आता है टाइप्स। देखो हैंगिंग के भी टाइप्स होते हैं, स्ट्रैंगुलेशन के भी टाइप्स होते हैं, तो उनको हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया। सबसे पहले बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ नॉट। नॉट की पोजीशन के बेसिस पे या तो वो टिपिकल हो सकती है, एटिपिकल हो सकती है, और डिग्री ऑफ सस्पेंशन के बेसिस पे, मतलब कि उसके पांव जमीन पे टिक रहे हैं तो इनकम्प्लीट पार्शियल, और अगर नहीं टिक रहे हैं तो कंप्लीट हैंगिंग। अब इसका जो है मैं आपको एग्जांपल एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बताऊंगा, और इसमें हमारी हेल्प करेंगे हमारे स्टूडियो के मैनेजर। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हैंगिंग की बात करते हैं। ये है लाइगेचर और ये हो गया इसका सस्पेंशन। अब हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के बीच में पहला डिफरेंस, अगर ये लाइगेचर ऊपर सस्पेंडेड है और बॉडी वेट नीचे खींच रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज हैंगिंग। और अगर कॉन्स्ट्रिक्शन पीछे से हो रहा है, वेट ऑफ द बॉडी से नहीं हो रहा है, लाइगेचर से सस्पेंडेड नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैंगुलेशन। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, दिस इज लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। इसके अलावा अगर मैं इनका गला दबा दूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं टिपिकल हैंगिंग पे। टिपिकल हैंगिंग का मतलब है ऑक्सीपिटल पार्ट पे नॉट की पोजीशन। ये नॉट जो है, गिठान जो है, इसकी पोजीशन अगर ऑक्सीपिटल पार्ट पे हुई तो दैट विल बी कॉल्ड एज टिपिकल हैंगिंग। और इसके अलावा कहीं भी हुई, यहाँ सब मेंटल रीजन पे हो गई या फिर ऑरिकुलर मेस्टोइड रीजन पे हो गई, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एटिपिकल हैंगिंग। एटिपिकल हैंगिंग में हमने आपको पहले पढ़ाया था, एक जुडिशियल हैंगिंग होती है जहाँ पे नॉट की पोजीशन कहाँ होती है? सब मेंटल। जुडिशियल हैंगिंग में नॉट की पोजीशन होती है सब मेंटल। ठीक है। थैंक यू हमारे मैनेजर साहब को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। आगे भी हम आपकी हेल्प लेते रहेंगे। इसके बाद में आता है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सस्पेंशन, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब पांव जमीन पे नहीं टिके हुए हैं, पांव हवा में है, और इनकम्प्लीट या पार्शियल का मतलब है पांव जमीन पे या किसी सपोर्ट पे टिके हुए हैं। जैसे कि आप अगर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली ये सस्पेंडेड है लाइगेचर से, जो ऊपर छत पे बना लगा हुआ है। इसके बाद में इसके पैर जो है, घुटने, ये एक बेड पे टिके हुए हैं। बेड ये रहा, बेड की सरफेस ये रही, तकिए के ऊपर इसके पांव टिके हुए हैं। तो दिस इज इनकम्प्लीट या पार्शियल हैंगिंग। स्ट्रैंगुलेशन के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें आता है लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, जो दोनों मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन में बताया। इसके बाद मगिंग आती है विच इज कॉज्ड बाय ड्यू टू कंप्रेशन बाय बेंड ऑफ एल्बो, पीछे से। इसके अलावा बांस डोला, जो मैंने आपको बताया था, दो बांस पे या स्टिक्स पे रोप लेके बांधते हैं। इसके बाद आता है आपका गैरोटिंग, स्पेनिश विंडलैस, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था लास्ट वीडियो में। इसके बाद में हम डिफरेंसेस लेके चलते हैं कॉज ऑफ डेथ में। देखो
कॉज ऑफ डेथ में ये सारे कॉज होते हैं: एस्फिक्सिया, वेनस कंजेशन, कंबाइंड एस्फिक्सिया एंड वीनस कंजेशन, सेरेब्रल इस्चीमिया, रिफ्लेक्स वेगल इनिबिशन, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा। ये सारे आपके डिफरेंसेस में आते हैं कॉज ऑफ डेथ के। अब आपको स्ट्रैंगुलेशन में क्या याद रखना है, क्या इसके अंदर डेथ जो है वीनस कंजेशन से नहीं होती है। बाकी इसके अलावा सेरिब्रल इस्चीमिया यस होता है, वेगल इनिबिशन, फ्रैक्चर डिसलोकेशन रेयरली होता है बट हो सकता है, एस्फिक्सिया। इसके अलावा ये डिफरेंसेस आपके हो गए। अब आपको याद करने लायक जो पॉइंट है वो दैट इज कि कंप्लीट हैंगिंग के अंदर कॉज ऑफ डेथ इज एस्फिक्सिया, मतलब कि अगर पांव हवा में है तो कॉज ऑफ डेथ इज एस्फिक्सिया। लेकिन अगर इनकम्प्लीट हैंगिंग है, अगर पांव जमीन पे किसी भी तरीके से टिके हुए हैं या किसी तरीके से सपोर्ट है किसी बॉडी पार्ट के लिए, देन द कॉज ऑफ डेथ विल बी ड्यू टू वीनस कंजेशन एंड सेरेब्रल इस्चीमिया। क्यों? क्योंकि उसमें लाइगेचर कंप्रेशन के अलावा वीनस कंजेशन और सेरेब्रल इस्चीमिया दोनों अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। अभी तक ये क्वेश्चन कहीं आया नहीं है, लेकिन आपकी स्टडीज में ये लिखा हुआ है, आपकी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि दोनों के अंदर कॉज ऑफ डेथ अलग अलग होता है। तो मे बी ये पोटेंशियल क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चंस की आपके बात करें तो सेरेब्रल इस्चीमिया के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि जब थिन हार्ड लाइगेचर होगा, जैसे तार हो गया, तो तार के केस में क्या होगा, डेथ विल बी ड्यू टू सेरेब्रल इस्चीमिया। अगर चुन्नी ब्रॉड एंड सॉफ्ट लाइगेचर अगर गले में डाला गया तो द कॉज ऑफ डेथ विल बी प्राइमरीली ड्यू टू वीनस कंजेशन। ये पूरा पार्ट आपका क्लियर हो गया। चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो इस फिगर के अंदर आपको कॉज ऑफ डेथ के बारे में बताया गया। इसके अंदर देखो आप, रेड वाली जो मार्किंग्स हैं ये आर्टरीज हैं, सेरेब्रल इस्चीमिया। ब्लू वाली जो है जुगुलर वेन्स है, उनका कंप्रेशन हो गया। इसके अलावा आपके लाइगेचर से सस्पेंशन है, उसकी वजह से जो पर्पल में दिया हुआ है रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो ब्लॉक हो रहा है, एस्फिक्सिया। इसके अलावा आपके वर्टेब्रल कॉलम जो मैंने ब्लैक में बना रखे हैं, इनका फ्रैक्चर डिसलोकेशन हो सकता है। इसके अंदर ये सारे हो सकते हैं स्ट्रैंगुलेशन के लिए अंदर, लेकिन जुगुलर वेन से रिलेटेड जो आउटकम है कंजेशन, दैट इज नॉट देयर। आप इस डायग्राम को याद करेंगे, आपके कॉज ऑफ डेथ में डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमने बेसिक डिफरेंसेस पढ़ लिए डेफिनेशन के अंदर, कॉज ऑफ डेथ के अंदर। अब हम जो लेके चलेंगे वो कॉमन फीचर्स। भाई दोनों के अंदर रेस्पिरेटरी पैसेज का कंप्रेशन तो हो ही रहा है, एस्फिक्सियल डेथ है ही सही, मैकेनिकल एस्फिक्सिया वो है ही सही। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कॉमन फीचर्स होंगे, डिफरेंशिएटिंग फीचर होंगे ऑब्वियसली, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बट कॉमन फीचर्स को भी पहले ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोस्टमार्टम स्टेनिंग, सारी एस्फिक्सियल डेथ के अंदर एक्सेप्ट ड्राउनिंग, द पोस्टमार्टम स्टेनिंग इज डीप ब्लूइश पर्पल या वॉयलेट। ड्राउनिंग के अंदर किसी वजह से थोड़ी सी पिंकिश होती है क्योंकि हीमोडाइल्यूशन हो जाता है उसके अंदर। इसके अलावा प्यूपिल्स डायलेटेड, ड्राउनिंग में भी डायलेटेड। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया था, आपका ट्रायड होता है, साइनोसिस, कंजेशन एंड टार्डियो स्पॉट, ये प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा आपका लाइगेचर मार्क जो है वो प्रेजेंट रहेगा। अगर लाइगेचर मार्क नहीं है, जैसे स्ट्रैंगुलेशन के अपन दो चीज लेके चलते हैं, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। अगर इसके अंदर लाइगेचर मार्क नहीं है तो दैट इज थ्रॉटलिंग। तो उसके अंदर क्या होगा, हमें उंगलियों के निशान मिलेंगे, 6 पेनी ब्रूज मिलेंगे। उंगलियों के निशान जो गले पे ब्रूज, इम्प्रिंट ब्रूज क्रिएट करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज 6 पेनी ब्रूज, सर्कुलर ओवल टाइप के। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कॉज ऑफ डेथ दोनों के अंदर ही एस्फिक्सिया होता है प्राइमरीली, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ नॉट्स। अब मैं हमारे मैनेजर साहब से एक और बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पे फंदा लगा के अपने आप यहाँ पे आए, ताकि मैं आपको टाइप ऑफ नूज बता पाऊँ। एक होती है फिक्स नूज, जिसके अंदर गिठान बिल्कुल क्लोज्ड होती है। एक होती है रनिंग नूज। रनिंग नूज का मतलब होता है सरफंदा। सरफंदा क्या होता है कि किसी चीज के ऊपर घुमा के, आपने देखा होगा घोड़े के गले में डाला, फिर खींच दिया, वो रस्सी का जो दूसरा एंड होता है वो सर्कल अपने आप टाइट होके छोटा हो जाता है, उसको बोलते हैं सरफंदा। दिस इज कॉल्ड एज रनिंग नूज। आपको फिक्स नूज और रनिंग नूज दोनों के बीच में डिफरेंस पता होने चाहिए। पहले तो डेमो के थ्रू हम बताते हैं। अगर हम इसको स्लाइड नहीं कर पाए तो दिस इज फिक्स नूज। इसके अंदर लाइगेचर मार्क कैसा होगा, वी शेप। और अगर ये रनिंग नूज है, रनिंग नूज है तो जैसे ही सस्पेंड होगा तो ये अपने आप टाइट होता जाएगा और मार्क क्या आएगा, यहाँ पे वी शेप नहीं आएगा, उसके बाद आएगा
ओ। क्यों? क्योंकि जितना ही टाइट होता जाएगा उतना ही ये हॉरिजॉन्टल होता जाएगा, जितना ये लूज रहेगा और फिक्स रहेगा उतना ही ये वी रहेगा। दिस इज वी एंड दिस इज सर्कुलर हॉरिजॉन्टल, ये वाला वर्टिकल, ये वाला हॉरिजॉन्टल। तो ये रनिंग नूज का है, अगर ये फिक्स होती तो दैट वुड हैव बीन डिफरेंट केस। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद वी शेप लाइगेचर मार्क आता है फिक्स नूज में, और लाइगेचर मार्क इज हॉरिजॉन्टल इवन इन हैंगिंग। हैंगिंग के केस में भी अगर रनिंग नूज होगी तो हॉरिजॉन्टल आएगा, या फिर वी जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, कंपेरेटिवली छोटा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमने कॉमन फीचर्स देख लिए, अब हम देखेंगे बाकी के डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एज। एज ये किन में होता है? यंग मेल या एडल्ट्स में। स्ट्रैंगुलेशन तो किसी भी एज के बच्चे को या फिर किसी भी बूढ़े को या किसी भी सेक्स को आप स्ट्रैंगुलेट कर सकते हैं। यंग मेल्स के अंदर, एडल्ट्स के अंदर क्यों होता है? क्योंकि हैंगिंग जो होता है इट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ सुसाइड इन इंडिया। अब यंग मेल्स और एडल्ट्स होते हैं वो मोस्टली सुसाइड करते हैं, तो ये इसका एज ग्रुप जो प्रिडोमिनेंट है दैट इज ऑल्सो यंग मेल्स। फेस इसके अंदर, अब देखो इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस ऐसा है कि हैंगिंग जो होती है वो बहुत काम डेथ होती है, मतलब कि बहुत शांत मौत होती है। इसके अंदर आपको लाइगेचर मिलता है और एस्फिक्सिया के कार्डिनल साइंस मिलते हैं, इसके अलावा छोटे मोटे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन स्ट्रैंगुलेशन जो होता है उसके अंदर क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है और बचने वाला वो स्ट्रगल भी करेगा, तो उसके अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यूज में चेंजेस मिलते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस मिलते हैं, और जितने भी एस्फिक्सिया के चेंजेस होते हैं वो मोर मार्क्ड होते हैं। जैसे कि कंजेशन इसके अंदर बहुत कम होगा, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन के अंदर कंजेशन बिल्कुल भरा भरा मिलेगा, और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन के तो फेस इतना ब्लॉटेड और कंजेस्टेड हो जाता है कि एकदम डरावना सा लुक आता। तो एक कंजेशन के बेसिस पे भी उसकी भी ग्रेडिंग हो गई कि सबसे कम कितना होगा, किसमें होगा, हैंगिंग के अंदर, उससे ज्यादा होगा स्ट्रैंगुलेशन के अंदर, और फिर सबसे ज्यादा होगा मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन यानी कि थ्रोटलिंग के अंदर। तो आपके दिमाग में एक मोटा मोटा आइडिया आ गया कि सीवियरिटी ऑफ एवरी फीचर, हैंगिंग सबसे कम, उसके बाद लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, उसके बाद मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन यानी कि थ्रोटलिंग। अब वही लेस कॉमन मोस्ट कॉमन, लेस मार्क मोर मार्क, यही कहानी पूरी चलने वाली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेस पे पेटिचियल हेमरेजेस, हमने बोला टार्डियो स्पॉट्स जो होते हैं वो लेस कॉमन होते हैं, और मोर कॉमन किसमें होते हैं? स्ट्रैंगुलेशन के अंदर, और सबसे ज्यादा किसके अंदर हो गए? थ्रोटलिंग के अंदर। इसके अलावा साइंस ऑफ एस्फिक्सिया लेस मार्क्ड होते हैं, इसमें मोर मार्क्ड होते हैं। साइंस ऑफ एस्फिक्सिया कौन से हो गया? वो ट्रायड, ठीक है, साइनोसिस, कंजेशन और टार्डियो स्पॉट। इसके अलावा टंग स्वेलिंग एंड प्रोट्रूजन, इसके अंदर लेस मार्क्ड, इसके अंदर मोर मार्क्ड। इसके अलावा ईयर, नोज एंड माउथ से ब्लीड, इसके अंदर लेस कॉमन होती है, इसके अंदर मोर कॉमन होती है। नेक क्या होती है? क्योंकि लटक जाता है इंसान तो स्ट्रेच हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है, जबकि स्ट्रैंगुलेशन के अंदर तो इंसान हॉरिजॉन्टली होता है, खड़ा ही होता है, तो उसकी नेक की लेंथिंग नहीं होती है। नॉट सिंगल होती है, इसके अंदर मे बी मल्टीपल। क्यों होती है? रीजन, क्योंकि नॉट एक बार बंद गई तो उसके बाद जब वो इंसान की डेथ होती है तो वो उस जगह पे परमानेंट हो जाती है और वो अपना इंप्रेशन छोड़ देती है, तो हमें जो पोस्टमार्टम दिखता है निशान नॉट का वो सिंगल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक इंसान ने गले के पीछे टाइट किया, उसके बाद में उसको खींचा, इंसान ने स्ट्रगल किया, वो रोप फिर लूज हुई, फिर जो अटैक करने वाला होता है वो दूसरी पोजीशन लेता है और दूसरी जगह टाइट करता है। इस तरीके से नॉट जो होती है वो मल्टीपल पोजीशंस में हमको दिखती है। इसके अलावा जब द लाइगेचर पे एब्रेजन एंड इकाइमोसिस नॉट कॉमन। एब्रेजन और इकाइमोसिस क्यों होंगे? क्योंकि हैंगिंग के अंदर यहाँ पे लाइगेचर है, इंसान ना तो खुद को नोच रहा है क्योंकि उसने सुसाइड किया है, ना तो खुद को नोच रहा है, ना वो किसी से बचने की कोशिश कर रहा है, तो नाखून के निशान और इकाइमोसिस वहां पे लोकल कंप्रेशन वो कम से कम होगा, तो दैट विल बी एब्रेजन एंड इकाइमोसिस नॉट कॉमन। जबकि स्ट्रैंगुलेशन के अंदर, थ्रॉटलिंग के अंदर इंसान क्या करेगा? बचने की कोशिश करेगा, साइंस ऑफ स्ट्रगल आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आपके एब्रेजन्स और इकाइमोसिस वो आपको कॉमनली मिलेंगे। इसके अलावा ये दो फीचर्स हैं, इनको आपको वैसे ही याद रखना है। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको ऑटो इरोटिक एस्फिक्सिया के अंदर बताऊंगा। क्या होता है हैंगिंग के अंदर जो होता है वो थोड़ा सा एस्फिक्सिया जो क्या करता है, थोड़ा सा आपको कैटेकोलिमिन का रिलीज करता है, उसकी वजह से सेमाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि फीसिस और यूरिन का इतना कॉमन नहीं रहता है। इसका रिवर्स होता है स्ट्रैंगुलेशन के अंदर, सीमन का डिस्चार्ज इतना कॉमन नहीं होता है, जबकि
फेसिस और यूरिन का डिस्चार्ज इसके अंदर कॉमन होता है। ये हो गया हमारा एक डिफरेंस। अब इसके अंदर ये फोटोग्राफ अगर आप ध्यान से देख लोगे तो हर पॉइंट का इसमें सिग्निफिकेंस है। ये यंग मेल हमने बना दिया, यंग मेल है, बाल है, शांत मौत है, काम डेथ है, आंखें बंद है इसकी। इसके बाद आप देखो इसकी जो लाइगेचर की जो पोजीशन है वो कहाँ है, थायराइड से ऊपर है। इसमें थायराइड के लेवल पे या उसके नीचे भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें देखो आप साइनोसिस कितना भर के आ रहा है, पेटिचल हेमरेजेस इसमें मिल रहे हैं, ब्लीड मिल रहा है इसके अंदर, टंग प्रोट्रूडेड है। लाइगेचर एक से ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि ट्राई करेंगे और हटाने की कोशिश करेंगे तो लाइगेचर स्लिप होकर दूसरी जगह जाएगा, फिर अटैक करने वाला फिर से उसको टाइट करेगा। इसके अलावा ब्लीडिंग में मिल रही है लाइगेचर मार्क्स के अराउंड, लेसरेटेड इंजरीज हो जाती है। इसके अलावा नेक के अराउंड ये देखो यहाँ पे एब्रेजन्स और इकाइमोसिस आपको मिल रहे हैं लाइगेचर के अराउंड। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपकी शांत मौत है। और यहाँ पे जो एब्रेजन है वो एक सिंगल बनता है जो लाइगेचर का होता है, दैट इज ड्यू टू लाइगेचर जो है बहुत टाइम तक शांति से टिश्यू को कंप्रेस करे हुए रहता है, इसलिए सबक्यूटेनियस टिश्यू का वाटर कंटेंट जो है आसपास के टिश्यूज में ड्रेन हो जाता है और वहां पे हमको जो अंडरलाइंग जो टिश्यू मिलते हैं 2000 पेल वाइट एंड ग्लिसनिंग। जबकि इसके अंदर लाइगेचर क्या है, आपके एक बार लगा स्ट्रैंगुलेशन का, उसके बाद कंटिन्यूसली स्ट्रगल हुआ, अंदर भी डैमेज हो रहा है लाइगेचर के घिसने की वजह से, हाथों के पकड़ने की वजह से अंदर भी पूरा सबक्यूटेनियस टिश्यूज का डैमेज हो रहा है, तो अंदर सबक्यूटेनियस मसल्स के अंदर हेमेटोमा, ब्रूजिंग और लेसरेशंस वगैरह आपको मोर कॉमनली मिलते हैं स्ट्रैंगुलेशन के। ठीक है, और आगे डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे इसके अंदर। लाइगेचर मार्क, अब लाइगेचर मार्क को आप ऐसे समझेंगे, सबसे पहले हैंगिंग के अंदर कैसा मिलेगा, एक तो सिंगल, एक बार फांसी लगा ली लटक गया, वो सिंगल लाइगेचर मार्क। इसके अंदर कैसे मिलेंगे, क्योंकि असैलेंट ने पकड़ा हुआ है और बार बार आप बचने की कोशिश कर रहे हो, कभी नीचे खिसक रही है कभी ऊपर खिसक रही है, तो उसकी वजह से हो जाएंगे मल्टीपल। इसके अंदर कैसा होगा, ओब्लीक होगा और दैट विल बी वी शेप्ड। स्ट्रैंगुलेशन के अंदर मार्क कैसा होगा, वो वर्टिकल होगा एंड दैट विल बी यू शेप, सॉरी इसके अंदर वर्टिकल होगा वी शेप, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल होगा यू शेप। इसके बाद लाइगेचर मार्क हैंगिंग के अंदर कैसा होता है, नॉन कंटिन्यूस। नॉन कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी शर्ट का कॉलर आ गया हैंगिंग करते टाइम, ठीक है, और उसका जो प्रेशर है वो ट्रांसफर हो गया, या फिर अगर फीमेल है तो उसके बाल के मतलब कहीं ना कहीं से कोई बाल आ गए या चुन्नी आ गई, तो उसकी वजह से ये होता है नॉन कंटिन्यूस। अबोव थायराइड, क्योंकि थायराइड तो फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन से स्लिप होकर लाइगेचर कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो थायराइड और हायोइड के बीच में या हायोइड के लेवल पे हमको हैंगिंग का लाइगेचर मार्क मिलता है। पेल हार्ड एंड पार्चमेंट लाइक, पार्चमेंट क्या होता है, बिल्कुल सूखा पतला। क्यों, लाइगेचर मार्क को हम देखेंगे तो आप उसको टच करोगे तो आपको लिखेगा बिल्कुल सूखा हुआ और रफ सा, पेल हार्ड। इसकी बजाय स्ट्रैंगुलेशन में कैसा होगा, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूस बार बार फ्रिक्शन हुआ है तो वो हो जाएगा सॉफ्ट एंड रेडिश। एब्रेजन कैसे, यहां पे किस टाइप के मिलेंगे, कंट्यूज्ड एब्रेजन मिलेंगे और यहां पे मिलेंगे कंट्यूज्ड लेसरेशन। ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पे कंट्यूज्ड एब्रेजन मिलेगा और यहां पे मिलेंगे कंट्यूज्ड लेसरेशन, क्योंकि वही मैंने कहा ना शांत मौत है और ये वायलेंट डेथ है, तो इसके अंदर गर्दन के अंदर बार बार रस्सी के घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हो जाएगा कंट्यूज्ड लेसरेशन। लाइगेचर स्किन को ही फाड़ देगा। इसके बाद मार्जिन में हमने देखा था पेटिचल हेमरेजेस मिलते थे फिगर के अंदर, इसके अंदर क्या मिलेगी, फ्रंट ब्लीडिंग मिलेगी। नियर मार्जिन फ्यू पेटिचल हेमरेजेस मिलेंगे, इसमें मल्टीपल पेटिचल हेमरेजेस मिलेंगे। ये लाइगेचर मार्क का डिफरेंस बहुत कॉमन है और प्राइमा फेसी इसी के बेसिस पे लाइगेचर मार्क सबक्यूटेनियस टिश्यू और आपके फेस के लुक के बेसिस पे ही देख के ही बता सकते हैं कि आपका हैंगिंग है या स्ट्रैंगुलेशन है। 98% केसेस में बस इन्हीं 3 फीचर्स की वजह से डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द मार्क। चलिए लाइगेचर मार्क, अब आपके अंदर इसने अंदर इंसिजन दिया मॉडिफाइड वाई शेप, जब इंसिजन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। हैंगिंग के अंदर जब पोस्टमार्टम करते हैं तो स्किन पे इंसिजन कौन सा लगाते हैं,
मॉडिफाइड वाई शेप। वाई शेप आपने इंसिशन लगाया और स्किन को रिफ्लेक्ट किया, तो जहां पे लाइगेचर मार्क था उसके नीचे का टिश्यू कैसा दिखेगा, इसके अंदर पेल वाइट हार्ड एंड ग्लिसनिंग। पेल क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ कंप्रेशन हुआ है, कोई वॉयलेंस नहीं हुआ, इसकी वजह से रेडिश नहीं होगा। वाइट हार्ड एंड ग्लिसनिंग, ग्लिसनिंग क्यों होगा, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूसली 2 3 4 6 घंटे लाइगेचर बिल्कुल यहाँ पे प्रेशर बनाए रखे हुए, वो लटका हुआ है, तो वहां पे सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर प्रेशर की वजह से वाटर क्या हो जाएगा, आसपास के टिश्यूज में चला जाएगा, तो वहां का डिहाइड्रेटेड टिश्यू हो जाएगा। तो दैट्स वाई दिस इज पेल वाइट हार्ड एंड ग्लिसनिंग। जबकि इसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू कैसा मिलेगा, एकाइमोस। और डिसेक्शन करेंगे तो क्लियर फील्ड मिल जाएगा हमको। देखो एस्फिक्सियल डेथ जितनी भी होती है जिनमें नेक पे वॉयलेंस का हमको डाउट होता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम नेक का डिसेक्शन लास्ट में करते हैं। पहले ब्रेन खोल देते हैं, यहाँ से ब्लड ड्रेन हो जाता है, थोरेक्स खोल देते हैं, यहाँ से ब्लड ड्रेन हो जाता है, एब्डोमेन खोल देते हैं, यहाँ से भी ब्लड ड्रेन हो जाता है, तो नेक में कोई ब्लड नहीं बचता। ब्लड बचता वही है जो एक्स्ट्रा वस्कुलर होता है, वस्कुलर ब्लड तो ड्रेन हो गया। तो हमें एस्फिक्सियल डेथ के अंदर नेक सबसे लास्ट में ओपन की जाती है, ये भी आपके क्वेश्चन है प्री पीजी का। एस्फिक्सियल डेथ के अंदर विच पार्ट इज ओपन लास्ट, नेक इज ओपन लास्ट, क्यों, ताकि वहां पे क्लियर ब्लडलेस एरिया मिले, ब्लडलेस फील्ड मिले सर्जरी ऑटोप्सी या डिसेक्शन के लिए। उसका क्या कारण है, क्यों, ताकि वस्कुलर ब्लड तो जो है ड्रेन हो जाए और कंफ्यूज ना करे एक्स्ट्रा वस्कुलर ब्लड के साथ में। अगर हमें उसके बाद में भी एक्स्ट्रा वस्कुलर ब्लड मिल रहा है वहां पे इतने ड्रेन करने के बाद और नेक लास्ट में खुलने के बाद, इसका मतलब वो वस्कुलर ब्लड नहीं है, वो किसी ना किसी ट्रॉमा की वजह से आया। ब्रूजिंग ऑफ नेक मसल्स, अब देखो, अब हमने जैसे ही नेक खोली तो हमें हैंगिंग के अंदर तो कैसा मिला, पेल वाइट हार्ड एंड ग्लिसनिंग, और स्ट्रैंगुलेशन के अंदर हमें वो लाइगेचर मार्क के नीचे क्या मिलेगा, पूरा ब्लड, मतलब ब्लड क्लॉट्स मिलेंगे, मसल्स जो हैं वो ब्रूज्ड होगी, उनके अंदर हेमाटोमा मिलेंगे, उनके अंदर कंट्यूजन्स मिलेंगे, ब्लीडिंग मिलेगी, वेसल्स की टीयरिंग मिलेगी, मसल्स की टीयरिंग मिलेगी। तो ये सारे क्या होते हैं, ये हमको बिल्कुल क्लियर एकदम इंडिकेशन दे देते हैं कि स्ट्रैंगुलेशन हुआ है इसके साथ में। मतलब खोला, अंदर पिंकिश टिश्यू है, बिल्कुल क्लियर पड़ा हुआ है, सिर्फ एक लाइगेचर मार्क के अंडरनीथ पेल वाइट हार्ड एंड ग्लिसनिंग हमको सरफेस दिख रही है, तो दैट इज हैंगिंग। और अगर हमको अंदर डिसेक्शन करते ही जैसे स्किन का फ्लैप उठाया, अंदर का सबक्यूटेनियस टिश्यू मिला, एकदम ब्लड क्लॉट्स मिले हुए, तो दैट इज स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, इसके बाद फ्रैक्चर हायोइड में आकर, देखो फ्रैक्चर हायोइड क्यों, क्योंकि वर्टिकल प्रेशर लग रहा है, हायोइड ऊपर है थायराइड नीचे, वर्टिकल प्रेशर लग रहा है लाइगेचर का, तो फ्रैक्चर हो सकता है हायोइड का, ऑल्दो इट इज नॉट एज मच कॉमन जितना कि थ्रॉटलिंग में होता है, लेकिन फिर भी फ्रैक्चर हायोइड हो सकता है। और फ्रैक्चर हायोइड इसमें किस टाइप का होगा, एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर, जब हम हायोइड फ्रैक्चर में देखेंगे तब बात करेंगे। पर हायोइड फ्रैक्चर की भी आप ये याद कर लो कि सबसे मोस्ट कॉमन होता है थ्रॉटलिंग में, उसके बाद होता है हैंगिंग में, उसके बाद होता है स्ट्रैंगुलेशन। ये आपका ऑर्डर होता है हायोइड फ्रैक्चर का। इस पे भी क्वेश्चन आता है, वो भी हम आगे देखेंगे। हायोइड फ्रैक्चर थ्रॉटलिंग में प्रेजेंट हो सकता है, बाकी मोस्ट कॉमन होता है, बल्कि थ्रॉटलिंग में मोस्ट कॉमन होता है, बाकी इसके अलावा स्ट्रैंगुलेशन के अंदर हायोइड फ्रैक्चर एब्सेंट होता है। इसके बाद थायराइड फ्रैक्चर की बात करें तो क्योंकि हैंगिंग का जो लाइगेचर होता है वो होता ही थायराइड से ऊपर है, तो इसकी फ्रैक्चर के चांसेस हो जाते हैं अनलाइकली। और थ्रॉटलिंग के अंदर क्या होता है, या लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन के अंदर क्या होता है, इंसान पीछे से फंदा डालता है तो उसको अटकने के लिए पहली जगह कहाँ मिलती है, क्योंकि वो जितना ऐसे डालता है वर्टिकली वो नीचे आता है फंदा, फिर वो पीछे खिंचता है, फिर वो ऊपर जाता है, तो उसके अटकने के लिए पहला जो पॉइंट मिलता है दैट इज आपका थायराइड कार्टिलेज। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका लाइगेचर मार्क, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन कहाँ होता है, या तो थायराइड कार्टिलेज पे होता है या उससे नीचे होता है। ठीक है, तो ये भी कॉमन है, लेकिन फ्रैक्चर थायराइड कार्टिलेज भी मोर कॉमन इन थ्रॉटलिंग। मैंने बोला ना कि थ्रॉटलिंग तो सबसे एडवांस्ड वायलेंट फॉर्म है इन तीनों में, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन यानी थ्रॉटलिंग में। इसके बाद फ्रैक्चर लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, अब लाइगेचर मार्क तो ऊपर है तो इसका हाईली अनलाइकली। और इसके अंदर क्या होता है, लाइगेचर ऊपर नीचे जा सकता है, पकड़ने वाला कहीं भी पकड़ सकता है, तो ये मे बी फाउंड। इसके बाद लंग्स के अंदर एक फीचर होता है एम्फाइसेमेटस बुल्ली, तो ये इसके अंदर
मे बी फाउंड, और इसके अंदर वेरी कॉमन, और थ्रॉटलिंग के अंदर तो कॉमन ही कॉमन। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके अलावा कैरोटिड आर्टरीज के ऊपर हम आते हैं। कैरोटिड आर्टरीज क्या होती है, जैसे लाइगेचर, वर्टिकल सस्पेंशन, फोर्स किधर, ऊपर की तरफ। तो वर्टेब्रल आर्टरीज जो है उसके अंदर अलोंग द लेंथ फोर्स ट्रांसमिट होता है, ठीक है, अलोंग द लेंथ फोर्स ट्रांसमिट होता है। अगर आप किसी भी पाइप को पकड़ के, जैसे कि कैरोटिड आर्टरीज को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचोगे, तो उसके अंदर क्या होगा, सर्कुलर ट्रांसवर्स टीयर्स बन जाएंगे, ठीक है। और वो कहां बनते हैं, इंटीमा के अंदर। और इसको हम बोलते हैं, जब ये कैरोट वेसल्स के अंदर होता है वैसे कॉमनली, पर जब कैरोटिड आर्टरीज के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं एम्यूसेट साइंस। और ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है हैंगिंग का। जबकि स्ट्रैंगुलेशन के अंदर कोई वर्टिकल फोर्स लग ही नहीं रहा कैरोटिड आर्टरीज पे, तो ये नहीं मिलता है। ये टिपिकल है, पैथोग्नोमिक होता है कैरोटिड आर्टरीज के अंदर जो ये ट्रांसवर्स टीयर्स होते हैं। हिस्ट्री, प्रीवियस अटेम्प्ट्स ऑफ सुसाइड मिलेगी, स्ट्रैंगुलेशन के अंदर ऐसा नहीं होगा। सुसाइड नोट इसके अंदर हैंगिंग के अंदर मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर नहीं मिलेगा स्ट्रैंगुलेशन के अंदर। स्ट्रगल के साइन एब्सेंट होते हैं हैंगिंग के अंदर, वो खुद खुशी कर रहा है, खुद की खुशी से कर रहा है, तो उसके अंदर स्ट्रगल के साइन तो एब्सेंट होंगे, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन के अंदर वो प्रेजेंट होंगे। वो जो मारने वाला है उसका भी मुंह नोचेगा, वो अपना भी गला नोचेगा, वो रस्सी को हटाने की भी कोशिश करेगा, जिसकी वजह से मल्टीपल लाइगेचर आएंगे। फिर वो सामने वाला और कस के दबाएगा, फिर वो उसके हाथों पे भी नोचेगा, उसके नेल्स के अंदर उस अपोजिट पार्टी के स्किन के टैग्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे साइंस ऑफ स्ट्रगल होते हैं, ये स्ट्रैंगुलेशन के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के स्पेशल फीचर्स हैं। अब स्ट्रैंगुलेशन के अंदर तो कुछ मिले नहीं, हमने यहाँ डाले। सबसे पहले होता है ली फेसी सिंपैथेटिक। क्या होता है कि नॉट जो होती है, जो हैंगिंग की जो नॉट होती है, वो कंप्रेस करती है किसको, सर्वाइकल गैंग्लियन। सर्वाइकल गैंग्लियन क्या है, एक सिंपैथेटिक गैंग्लियन है। वो क्या करता है, ऊप्सिलेटरल डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल करता है, और ये इंडिकेटिव होता है एंटीमोर्टम हैंगिंग का। कैसे, आपकी नोट जो है वो उसने कंप्रेस किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोट, एटिपिकल हैंगिंग के अंदर नोट यहाँ पर है, वो कंप्रेस कर रही है सर्वाइकल गैंग्लियन को। उसकी वजह से क्या होगा, सेम साइड की प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाएगी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। इसे बोलते हैं हम ली फेसी सिंपैथेटिक। इसको बोलते हैं कि मरने के बाद भी इंतजार में खुली रही आंखें, ये मेरे इंतजार की हद थी। कोई गाना वाना है, तो दैट इज ली फेसी सिंपैथेटिक। इसके बाद आते हैं ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। कितना बोलूं, श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम हैंगिंग, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम बर्न, सूट पार्टिकल्स इन द ट्रैकिया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके हैंगिंग हुई और नॉट इस साइड है, तो नॉट के अपोजिट साइड में एंगल ऑफ माउथ से सलाइवा ड्रिबल करता है। क्यों, क्योंकि ग्लैंड्स वगैरह स्टिमुलेट होती है नोट के कंप्रेशन की वजह से, तो सलाइवा ड्रिबल हो के यहाँ पे एक वाइट सा निशान छोड़ देता है। अब आपको एक अनपॉपुलर ओपिनियन बताऊं, सुशांत सिंह राजपूत का केस आपने सुना होगा। उस केस के अंदर क्या हुआ था कि जब हमने फर्स्ट टाइम मतलब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी थी, तो वो विद इन 24 से 48 आवर्स में हमारे पास, मतलब हमको अनऑफिशियली हमें पता लग गया था। इन दैट केस जब हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की स्टडी की, तो उसके अंदर एक पॉइंट आया था, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ माउथ। तो उसके बाद मार के लटकाने वाली सारी थ्योरीज हमने खारिज कर दी कि हम हाँ, और उसकी क्योंकि वीडियोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफी हुई थी, तो मैनिपुलेशन के कोई चांसेस नहीं थे। इन दैट केस क्या हुआ कि आपका ये जो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा बना, लास्ट में सारी सीबीआई इंक्वायरी हो गई, सब तरफ से जांचें हो गई, सारी फुटेज वापस देख ली गई, सारे सैंपल्स की वापस टेस्टिंग हो गई, लेकिन लास्ट में लेके निकल के क्या आया कि दैट वाज सुसाइड, क्योंकि वो एंटीमोर्टम हैंगिंग थी। एंटीमोर्टम हैंगिंग थी और वो उसका श्योरेस्ट साइन उसके अंदर प्रेजेंट था, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, इसलिए वो कंफर्म हो गया। उसके अंदर जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, जितनी भी मीडिया ट्रायल्स थे, जितनी भी मीडिया थ्योरीज थी, वो सब बस्ट हो। इसके बाद आता है आपका रोप बर्न। रोप बर्न क्या होता है, फ्रिक्शनल बर्न्स होते हैं ड्यू टू लाइगेचर, वो भी हो सकते हैं, और उसकी वजह से जो एब्रेजन बनता है दैट इज कॉल्ड एज पैटर्न एब्रेजन और इम्प्रिंट एब्रेजन।
रोप की वजह से जो बनता है यहाँ पे बिल्कुल सर्कुलर टाइप का, वो होता है पैटर्न एब्रेजन। और रोप के अंदर जो स्पाइरल्स होते हैं उनके इम्प्रिंट जब आपको गले पे लाइगेचर में ऐसे दिखने लगे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, तो उसको बोलते हैं हम इम्प्रिंट एब्रेजन। एमिसेट साइन मैंने आपको पहले ही बता दिया, वर्टिकल टीयर्स इन द इंटिमा ऑफ कैरोटिड आर्ट। इसके बाद आता है अपन साइमन साइन पे। लंबर वर्टेब्रा जो होती है उसकी वेंट्रल सरफेस पे इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अंदर हेमरेजेस हमको मिलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज साइमन्स साइन। तो ये आपके स्पेशल फीचर्स हैं, ये आपको याद रखना है। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूरे एस्फिक्सिया के चैप्टर में से अगर एक क्वेश्चन कोई टीचर आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा तो दैट विल बी ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, इतना इंपॉर्टेंट है। श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोटम बर्न मैंने बता दिया आपको, सूट पार्टिकल इन ट्रेकिया। श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोटम ड्राउनिंग, हाथ में कोई क्लेंच मड या फिर ट्विग्स या ग्रास, ये हो गया आपका श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोटम। ये आगे पढ़ेंगे हम ड्राउनिंग वाला पार्ट। अब इसके बाद में डिफरेंस आता है आपका एंटीमोटम और पोस्टमोर्टम हैंगिंग के अंदर। पोस्टमोर्टम हैंगिंग के फीचर्स को आप याद करने के लिए सिंपल सा इतना सा याद रखो कि लाइगेचर विदाउट टिपिकल प्रेजेंटेशन, लाइगेचर मार्क होगा विदाउट हैंगिंग के टिपिकल प्रेजेंटेशन, प्लस साइंस ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, पोस्टमोर्टम हैंगिंग का मतलब है कि किसी ने मार के लटका दिया तो आपको उसमें लाइगेचर मार्क मिलेगा जिससे हैंगिंग का होगा। अब आप एंटीमोर्टम और पोस्टमोर्टम के बीच में डिफरेंशिएट करोगे, वो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? विदाउट टिपिकल प्रेजेंटेशन, मतलब कि हैंगिंग की वजह से जो बॉडी लाइव रिएक्ट कर रही है वो सारे फीचर्स एब्सेंट मिलेंगे। कौन कौन से एब्सेंट मिलेंगे? जैसे कि ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, वो लाइव इंसान की सबमैंडिबुलर पैरोटिड ग्लैंड जो भी है उन पे कंप्रेशन की वजह से सलाइवा निकल रहा है, अब उसको मार के लटकाया है तो वो एब्सेंट होगा। सारी लाइव रिएक्शंस एब्सेंट रहेगी, नॉट सिंगल रहेगी और इसमें मल्टीपल, एक बार टांगा ढंग से नॉट स्लिप हो गई, फिर दूसरी बार नॉट लगाई वो लग गई, तो उसमें मल्टीपल हो सकती है। हालांकि ये कोई डेफिनेटिव साइन नहीं है। पोस्टमोर्टम स्टेनिंग, पोस्टमोर्टम स्टेनिंग क्या होती है? जहां ऑब्स्ट्रक्शन हुआ उसके ऊपर भी ब्लड फंस गया, उसके नीचे भी ब्लड फंस गया, और डिपेंडेंट पार्ट्स में, क्योंकि लटकी हुई है बॉडी तो डिपेंडेंट पार्ट्स में, मतलब कि ग्लोव एंड स्टॉकिंग की टाइप से आपको पोस्टमोर्टम स्टेनिंग मिलेगी। ग्लोव एंड स्टॉकिंग मतलब हाथों पे और पाँव के पंजों पे, लेकिन ये तो इसके अंदर एब्सेंट होगी। पोस्टमोर्टम हैंगिंग, लाइव रिएक्शन सारी एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब उसकी डेथ या आपने सर पे डंडा मार के कर दी, ठीक है, या पेट में चाकू मार के कर दी और बाद में उसको लटका दिया, तो उसके अंदर साइनोसिस, एस्फिक्सिया वाले साइन तो मिलेंगे नहीं। एस्फिक्सिया नहीं मिलेगा तो साइनोसिस, कंजेशन और पेटिचल हेमरेजेस तीनों ही नेगेटिव मिलेंगे आपको, तो ये हो जाएगा आपका एब्सेंट पोस्टमोर्टम में हैंगिंग के अंदर। इसके बाद आते हैं हम फीकल यूरिनरी सेमाइनल स्टेन। एंटीमोर्टम हैंगिंग में तो हमको पता है प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर होंगे एब्सेंट। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, मतलब खुद को कुछ हार्म करने वाली सुसाइडल टेंडेंसी है ना, तभी तो हैंगिंग यूज कर रहा है वो एंटीमोर्टम हैंगिंग में तो प्रेजेंट होंगी, लेकिन पोस्टमोर्टम हैंगिंग में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी के कोई चांस नहीं है। इसके अलावा स्ट्रगल के कोई साइंस मिलेंगे, यस, इसके अंदर हमें पोस्टमोर्टम हैंगिंग के अंदर साइंस ऑफ स्ट्रगल प्रेजेंट होंगे। इंटीमल टीयर एंटीमोर्टम हैंगिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक का इलोंगेशन वो एंटीमोर्टम हैंगिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। सस्पेंशन का पॉइंट, अब देखो आप किसी रूम में गए, आपने देखा ना नीचे कोई सपोर्ट है, 20 फीट ऊंची दीवार है और वहां पे कोई आदमी लटका हुआ है, आप उसे बोल दोगे एंटीमोर्टम हैंगिंग? इंसान खुद को 20 फीट ऊंचे कैसे लटका लेगा? तो वो कंपेटिबल ही नहीं है सेल्फ, मतलब खुद को लटकाने के लिए। इंसान मरने से पहले एक अप्रोचेबल सा एरिया, मतलब कोई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ढूंढता है। उसके रूम में है तो 10-12 फीट की हाइट होती है, पंखे से लटकेगा, किसी छत के किसी हुक से लटकेगा, उस पर चढ़ने के लिए कुर्सी को यूज करेगा, तो हमें नीचे कुर्सी उर्सी दिखेगी, कोई सपोर्ट दिखेगा, सीढ़ी वगैरह दिखेगी। अगर वो सब नहीं दिख रहे और 20 फीट ऊंचा लटका हुआ है तो फिर क्या आप उसे बोलोगे एंटीमोर्टम हैंगिंग? नहीं, दैट विल बी पोस्टमोर्टम हैंगिंग, मतलब किसी ने मार के लटकाया कुल मिला। हिस्टो, अच्छा, ये पोस्टमोर्टम हैंगिंग और होमिसाइडल हैंगिंग को कंफ्यूजन मत करना। होमिसाइडल हैंगिंग के अंदर एंटीमोर्टम हैंगिंग के ही साइंस मिलते हैं, प्लस साइंस ऑफ स्ट्रगल मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमिसाइडल हैंगिंग का मतलब जैसे कि लिंचिंग हो गया,
ठीक है, मॉब ने पकड़ के मार पीट के और लटका दिया, तो तब तो वो लाइव ही था, तो उसके अंदर आपको एंटीमोर्टम हैंगिंग के ही साइंस मिलेंगे प्लस साइंस ऑफ स्ट्रगल मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हिस्टोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हो जो लाइगेचर मार्क है उसके अंदर का जो टिश्यू है उसके नीचे अगर उसका सेक्शन निकाल के आप उसको हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए सैंपल भेजोगे तो आपको सीरोटोनिन और हिस्टामिन मिलेगा, क्योंकि इंजरी, इन्फ्लेमेशन और इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब जब डेथ ही हो गई तो कोई लाइव रिएक्शन ही नहीं है। इसके बाद आते हैं, हमने हैंगिंग पढ़ लिया, हमने स्ट्रैंगुलेशन पढ़ लिया, हमने दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया कि थ्रॉटलिंग जो है वो इस पूरे स्पेक्ट्रम का सबसे वायलेंट पार्ट है। तो थ्रॉटलिंग के अंदर या मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन के अंदर अब स्ट्रैंगुलेशन से एडवांस क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, हैंगिंग से स्ट्रैंगुलेशन को डिफरेंशिएट कर लिया। अब स्ट्रैंगुलेशन से एक एडवांस फॉर्म आगे है थ्रॉटलिंग, जिसमें हाथ से गला दबाया। लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन के अंदर रस्सी से गला दबाया था, इसके अंदर हाथ से गला दबाया। तो हाथ से गला दबाने में क्या क्या एडवांस चेंजेस आते हैं जो स्ट्रैंगुलेशन को भी बीट कर देते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। इसके अंदर हम बोलते हैं कि जितनी भी वॉयलेंट डैमेज के जितने भी साइंस होते हैं, ऑल दोज आर मोर मार्क्ड इन केस ऑफ मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। कॉज ऑफ डेथ इसके अंदर क्या होता है, एस्फिक्सिया और सेरेब्रल एनोक्सिया या इश्चीमिया। 50% ऑफ द डेथ्स में फेस आपको कंजेस्टेड मिलेगा। और 50% केसेस में क्या होता है, डेथ इज ड्यू टू रैपिड वैसोवेगल शॉक बिफोर कंजेशन को डेवलप। तो उस केस में आपको फेस मिलेगा पेन। फिफ्टी परसेंट डेथ होगी वेगल इनहिबिशन की वजह से, 50% डेथ होगी एस्फिक्सिया और सेरेब्रल एनोक्सिया की वजह से। अब देखो, हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या हमें इसमें लाइगेचर मार्क मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह क्या मिलेंगे हमें, उंगलियों के निशान। उंगलियों से गला दबाया है, हाथ से गला दबाया, तो हमें क्या मिलेंगे, 6 पेनी ब्रूज बोलते हैं उनको। वो क्या होते हैं, राउंड या ओवल ब्रूज होते हैं थंब और फिंगर्स की वजह से। तो हमें पहले ही डिफरेंस क्या मिला, लाइगेचर मार्क की जगह 6 पेनी ब्रूज हमें देखने को मिले। इसके अलावा सेमी सर्कुलर कर्वी लीनियर क्रीसेंट्रिक एब्रेजन्स दिखेंगे लाइगेचर मार्क्स के अराउंड नेक पे। वो सामने वाले इंसान के भी नाखून के निशान हो सकते हैं, वो बचने वाले के खुद के भी नाखून के निशान हो सकते हैं, वो मारने वाले के हाथ पे नाखून के निशान हो सकते हैं, और जो मरने वाला है उसके भी हाथों पे नाखून के निशान हो सकते हैं। अब इसमें भी अलग अलग थ्योरीज है, वन हैंड से अगर दबाएं तो क्या होगा, दो हाथ से दबाएं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंडर है तो क्या होगा, राइट हैंडर है तो क्या होगा। बट वो सब एजम्पशंस के काम है और आपके ऑटोप्सी में आपके डिटेल में काम आते हैं। इसके अलावा देखो, लाइगेचर के नीचे अगर हमें कुछ नहीं मिला, क्लियर टिश्यू है तो दैट इज हैंगिंग। लाइगेचर के नीचे अगर हमें हेमेटोमा, ब्रूज, लेसरेशन ऑफ मसल्स ये सब मिला तो दैट इज लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। और अगर हमको 6 पेनी ब्रूज मिले और उसके नीचे नीचे हमको ये सारे ब्रूज, हेमेटोमास वगैरह या नीचे वायलेंट जो है डेथ के साइंस मिले तो दैट इज थ्रॉटलिंग। अब इसके अलावा फ्रैक्चर हमने बोला था सबसे मोस्ट कॉमन किसके अंदर होता है, थ्रॉटलिंग के अंदर। उसके बाद फ्रैक्चर हायोइड सबसे कॉमनली किसके अंदर होता है, अपने थ्रॉटलिंग के अंदर। उसके बाद हैंगिंग के अंदर, और रेयरली होता है लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन के अंदर। अब उसके अंदर हमने बताया था हायोइड फ्रैक्चर किस टाइप का होता है, एंटेरो पोस्टीरियर। मतलब कि लाइगेचर ने हैंगिंग के अंदर लाइगेचर ने उसको कंप्रेस किया, प्रेशर पड़ा इनवर्ड्स, और हायोइड बोन जो होती है फ्रैक्चर हो जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हैंगिंग के अंदर एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होगा कि थ्रॉटलिंग में आप हाथ से दबा रहे हो तो हायोइड बोन अंदर की तरफ कंप्रेस हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर। ये डायग्नोस्टिक होता है थ्रॉटलिंग का, अभी हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। अब आगे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज हायोइड बोन फ्रैक्चर। सीक्वेंस में आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूं, थ्रॉटलिंग, हैंगिंग और लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन।
अगर सब्जेक्ट 40 इयर्स ऑफ एज से ज्यादा है तो 50 से 70% केसेस में हमको हायोइड बोन का फ्रैक्चर मिलेगा। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, एडक्शन फ्रैक्चर, एबडक्शन फ्रैक्चर और एवल्जन फ्रैक्चर। एडक्शन, एबडक्शन, एवल्जन। एडक्शन फ्रैक्चर जैसा मैंने आपको बताया थ्रॉटलिंग के अंदर मिलता है। ये क्या होता है? इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर। अब जस्ट किस पार्ट का होता है? ग्रेटर कोर्नू का होता है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्रोकन सेगमेंट जो है, ये आप देख रहे हैं ब्रोकन सेगमेंट, क्योंकि फोर्स इस टाइप से लग रहा है, गर्दन इस तरीके से दबाई जा रही है, ठीक है, ये सुपीरियर व्यू है दोनों का, ठीक है, गर्दन तरीके से दबाई जा रही है तो उसकी वजह से फोर्स लग रहा है इस टाइप से, और फ्रैक्चर सेगमेंट टूट के जाएगा अंदर की तरफ, तो वो हो गया इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर। इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर में आउटर पेरियोस्टियम जो है वो तो टूट जाती है, लेकिन इनर पेरियोस्टियम जो है, इनर पार्ट वाली पेरियोस्टियम, वो इंटैक्ट रहती है, ठीक है। इसी का अपोजिट होता है हैंगिंग के अंदर। फोर्स कैसे लग रहा है? लाइगेचर आगे से पीछे की तरफ दबा रहा है। सुपीरियर व्यू में देखें तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब ये बॉडी इस तरफ से पीछे की तरफ कंप्रेस हो रही है, जैसे ये पी बोल देते हैं हम इसको, पोस्टीरियर, और ये एंटीरियर, ये पी, ये पोस्टीरियर और एंटीरियर। तो अगर एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट की तरफ अगर प्रेशर पड़ रहा है तो इन दैट केस क्या होगा? ये पीछे फिक्स्ड है और इसमें बेंडिंग किस साइड पे होगी? बाहर की साइड। तो ये हो जाएगा आउटवर्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा कि आउटर पेरियोस्टियम जो है वो इंटैक्ट रहेगी और इनर पेरियोस्टियम टूट जाएगी, ठीक है। ये समझने वाली चीजें, याद करने वाली नहीं है। इसके बाद में हम आते हैं अपने एवल्जन फ्रैक्चर, एवल्जन और ट्रैक्शन और टक फ्रैक्चर। ये किसकी वजह से होता है? थायरोहायोइड लिगामेंट की वजह से। अगर आपने किसी ने खींच के मुक्का मारा गले पे और थायरोहायोइड लिगामेंट खिंच गया तो फिर हायोइड बोन पे फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम एक पार्ट जो हमने आपको बताया था रिसेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। इसमें पहले शुरुआत में सिर्फ एग्जाम्पल पूछा करते थे, फिर नाम पूछने लगे, फिर पर्ती सिंड्रोम पूछने लगे। अब ये इसमें डेप्थ में जाते जा रहे हैं, तो हमने इसको टॉपिक को पूरा यहाँ पे कवर किया है। ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा एस्फिक्सिया जो कि मैकेनिकल फिक्सेशन ऑफ चेस्ट वॉल की वजह से होता है, जिसकी वजह से चेस्ट जो है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि स्टैम्पेड इन क्राउड, ऊपर से कोई दीवार आपके ऊपर गिर गई, ठीक है, बहुत हेवी वेट आपकी छाती पे आ गया, या फिर क्या कहते हैं, बहुत सारे और कॉजेज हो सकते हैं। उन सारे केसेस के अंदर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया या पर्ती सिंड्रोम। नाम वगैरह फोरेंसिक में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट इसका होता है 4 या 5 ही है जिसके अंदर आपको नाम याद रखना है। ये किस वजह से होता है मैंने आपको बता दिया। हॉक टाइम, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैंने आपको वीडियो नंबर FM 2.20 के अंदर स्टार्टिंग में बताया था एग्जांपल्स में। अब इसके अंदर देखो, अगर फॉर एग्जांपल दीवार गिरी, इस बंदे के ऊपर दीवार गिरी और यहाँ आके कंप्रेशन करना इसको शुरू कर दिया, ये दीवार इसके ऊपर इस लेवल पे आके गिर गई, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या डेवलप होगा? ऑब्स्ट्रक्शन, और वहां पे फॉर्म हो जाएगी डिमार्केशन लाइन। लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पे, जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो रहा है उस लेवल पे दीवार इतने पार्ट पे गिर गई पूरे पे, उसके ऊपर के पार्ट पे आपके बन गया लाइन ऑफ डिमार्केशन। इसके अलावा यहां पे क्या होगा? अब पूरा का पूरा ब्लड फ्लो ड्रेनेज जो है सुपीरियर वेना केवा से वो जो आ रहा था वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब क्या होगा? जब चेस्ट पे प्रेशर अप्लाई हुआ, चेस्ट पे प्रेशर अप्लाई हुआ तो सुपीरियर वेना केवा के ऊपर कंप्रेशन होगा और रेट्रोग्रेड फ्लो होगा ब्लड का, रिवर्स ऊपर की तरफ, उसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा अपर पार्ट पे कंजेशन। लेकिन अब इस पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखने की? इतना तो हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट चीज है देखने की कि यहाँ पे हाथ जो है, आर्म्स, शोल्डर्स, ये चीजें क्लियर क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ से जैसे सुपीरियर वेना केवा है, ये हो गया आपकी सबक्लेवियंस, ये हो गया आपके ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और ये हो गई आपकी जुगुलर्स।
इस केस में क्या होगा, रेट्रोग्रेड प्रेशर गया, ये ऊपर भी जाना था और ये इधर भी जाना था, लेकिन इधर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल्व्स होते हैं, सब क्लेवियन वेन के अंदर होते हैं स्ट्रॉन्ग वॉल्व्स। तो उसकी वजह से हाथों के अंदर जो ये रेट्रोग्रेड प्रेशर है ये अप्लाई नहीं हो पाता, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द नेक, मतलब नेक एंड अपवर्ड्स, इन सारे के अंदर रेट्रोग्रेड प्रेशर वर्क कर जाता है। सब बोलते हैं कि यहाँ की वेन्स वॉल्वलेस है, होती नहीं होती, आप एनाटॉमी में कंफर्म करना, बट उसकी वजह से अपर पार्ट में आपको दिखेगा कंजेशन। और यहाँ पे जो दिखता है वो आपको ट्रायड ही दिखता है, वही एस्फिक्सिया का ट्रायड होता है, लेकिन वो बिल्कुल इस लाइन ऑफ डिमार्केशन के ऊपर बहुत स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर दिखता है, उसको हम बोलते हैं मास्क इकाइमोटिक। क्या बोलते हैं, मास्क इकाइमोटिक। पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट पीजी के अंदर। और ट्रायड वही कॉमन है, कंजेशन, साइनोसिस और पेटिचल हेमरेजेस। अब थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं। कंजेशन कहाँ होता है, फेस, नेक प्लस माइनस अपर लिम्ब, थोरेक्स। थोरेक्स तक तो आ जाता है, अपर लिम्ब में होना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया। साइनोसिस कहाँ का होता है, क्रेनियल और सर्वाइकल। इतना तो आपको मिलता है। इसके अलावा सब कंजेक्टाइवल हेमरेजेस आपको इसके अंदर मिलते हैं। इस पूरे पार्ट को पढ़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये प्रेशर की वजह से जो रेट्रोग्रेड डिस्प्लेसमेंट होता है ब्लड का, उसकी वजह से जो कंजेशन होता है, उसकी वजह से जो फीचर्स डेवलप होते हैं वो समझाना। इसके अलावा रेटाइनल हेमरेजेस में मिलते हैं इसके अंदर, क्योंकि बैक फ्लो जा रहा है, वो तो सभी जगह अपना काम करेगा। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन तो हमने देख लिए, सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस हो गए वगैरह वगैरह, बट इसके अलावा रेटाइना के अंदर भी ये हेमरेजेस हमें देखने को मिलते हैं। उन्हें हम बोलते हैं पर्सनर्स रेटिनोपैथी। चलिए, हो गया आपका ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया या फिर पर्थी सिंड्रोम कंप्लीट। रीसेंट टॉपिक है, इसमें डेप्थ में लोग बाग जाते जा रहे हैं एग्जामिनर्स, इसलिए हमने इसको पूरा कवर किया। इसके बाद का टॉपिक है अपना ड्राउनिंग, वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसको वीडियो को सर्च करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं FM 2.22 या FM 2.23। इस वीडियो का टैग है FM 2.21 2.22। थैंक यू।